कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जिस किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हो, हर एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी लाभदायक है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल स्पेशल की, जिसमें कि कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बहुत बड़ा सेक्शन है। आपके नाम को ये मेरिट लिस्ट में डाल भी सकता है, आपके नाम को मेरिट लिस्ट से निकाल भी सकता है। इसीलिए हम इसे इग्नोर करके नहीं जा सकते। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं 5000 प्रश्नों प्लस प्रश्नों की महासागर पर, जिसमें कि आज हमारा तीसरा दिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के एमसीक्यू को। आपको केवल बहुत ध्यान से इसको सुनना है और इसमें जो फैक्ट्स बताए जाते हैं उसको आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके पहले हमने 100 क्वेश्चंस पर चर्चा किया था, वो केवल देखने के लिए 100 क्वेश्चन थे। लेकिन अगर बात करें तो उसमें जो हम फैक्ट पर चर्चा करते हैं तो वो 3 गुना क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे यहाँ से रैम जो है, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। हमारे कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन मेमोरी बोल लीजिए, प्राइमरी मेमोरी बोल लीजिए, इंटरनल मेमोरी बोल लीजिए, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। रोम यानी कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी, रैम यानी कि वोलाटाइल मेमोरी। इस प्रकार से सब चीज पर हमने चर्चा किया हुआ है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी तथा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। देखिए रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है, मेन मेमोरी का पार्ट है रैम यानी कि इंटरनल मेमोरी। ठीक है, इंटरनल मेमोरी। आगे बात करते हैं कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, एक्सटर्नल डिवाइस। अब कहता है कि अगर प्राथमिक तौर पर इसकी बात करें, प्राइमरीली अगर बात करें तो ये दोनों प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी टाइप का और जो सेकेंडरी है वो दोनों किस प्रकार से आपस में अलग अलग हैं, दोनों में डिफरेंस कैसे हम लोग पता करेंगे। क्या उसमें पीरियड डेटा, उनमें पीरियड डेटा स्टोर किया जाता है, इसके कारण उसे डिफरेंस किया जा सकता है? नहीं। ठीक है, चलिए रैम स्थाई है। क्या रैम अस्थाई है? रैम नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, अस्थाई मेमोरी, अस्थाई। लेकिन रैम तो खुद एक अस्थाई मेमोरी है। ये एक तरह से क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है। इसको अगर आप इस पर आप काम करना चाहते हैं, रैम पे अगर आप काम करना चाहते हैं, तो ये जो डाटा को स्टोर करके रखता है ये तभी तक रख पाएगा जब तक इसको पावर मिलते रहेगा। पावर जैसे ही ऑफ हुआ, रैम पर जो भी डाटा है वो आपका ऑफ हो जाता है, वो वहां से चला जाता है, उड़ जाता है। तो इसका मतलब उड़ने वाला मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है, अस्थाई नहीं है। तो ये तो गलत ही हो जाएगा, ये तो वैसे ही गलत दिया हुआ है। रैम इनपुट स्वीकार करती है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैम को भी इनपुट, एज ए इनपुट हम इसमें कुछ डेटा को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में भी हम लोग स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में भी हम अपने फाइल्स को, हम अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं। लेकिन ये जो चौथा है, जिस तरीके से रैम और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जिस प्रकार से क्या बोलते हैं डेटा को स्टोर किया जाता है, उसके तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में भिन्न है। क्योंकि रैम जो है अपने आप में जो डेटा स्टोर करता है वो कैसे करता है, परमानेंट नहीं करता है। ठीक है, ये करता है टेम्पोररी टाइप से। जैसे ही पावर, इसको अपने में डेटा स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, होल्ड करके ये आपके डेटा को होल्ड करके ये आपके फाइल को तभी तक रखेगा जब तक इसको पावर मिलते रहेगा, जब तक इसको शक्ति मिलते रहेगा। लेकिन अगर बात करें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की, तो इसको आप पावर दीजिए ना दीजिए, एक बार आप इसमें जो डेटा को स्टोर कर दिए, ये आजीवन आपके डेटा में, आपके डेटा को स्टोर करके रखेगा जब तक कि, और एक्सेप्शन हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन यहां तक बात सही है। तो हो जाएगा कि जिस तरीके से उनमें डेटा स्टोर किया जाता है उनके कारण इसको डिफरेंस किया जा सकता है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि कंप्यूटर का रैम है। बताइए इनमें से कौन कंप्यूटर का रैम है, यानी कि कंप्यूटर का रैंडम एक्सेस मेमोरी है। सीपीयू रैम है क्या, मेमोरी है? नहीं, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रोसेसिंग यूनिट है। आगे देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या रैम है? एक तो रैम तो सॉफ्टवेयर है ही नहीं, क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम मदरबोर्ड के ऊपर हार्डवेयर के रूप में लगा होता है कंप्यूटर में, तो ये तो हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है? जी नहीं। एलयू है, एलयू तो सीपीयू के अंदर होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके बारे में बात की है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर का एक प्रकार है रैम, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हो जाएगा कौन सा, कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का रैम है। ठीक है, आगे देखते हैं, रैम वोलाटाइल मेमोरी है। क्यों ऐसा, क्यों कि रैम को वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो वोलाटाइल जैसे ही बोले तो पहले इसको समझना पड़ेगा कि वोलाटाइल क्या होता है। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि जैसे ही पावर ऑफ, तो इसके अंदर जो भी आपने डेटा को होल्ड करके, डेटा को पकड़ करके, आप जिसके अंदर अपने फाइल्स को पकड़ करके जो भी आप कंप्यूटर सिस्टम पर काम कर रहे हैं,
काम करने का जगह कौन प्रदान करता है? रैम करता है। और रैम से अगर पावर ऑफ हो गया तो उसके अंदर का जो डेटा आप काम कर रहे हैं, अगर सेव नहीं किया आपने प्राइमरी मेमोरी के रोम में, ठीक है, तो क्या होगा, आप कहीं पर सेव इसको करके नहीं रखे हैं तो आपका वो डेटा उड़ जाएगा। रैम वोलाटाइल मेमोरी तो क्यों है? इसे रीड और राइट, क्या बोलते हैं, रैम को रीड और राइट दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। इस कारण से क्या ये डेटा में रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो इसको रीड के लिए और राइट के लिए, मतलब इसमें हम लोग डेटा को इंसर्ट भी करवा सकते हैं, डेटा को यहां से हम लोग ले भी सकते हैं, तो करवा सकते हैं। क्या इस कारण से वोलाटाइल मेमोरी है? नहीं, इस कारण से तो नहीं है। हाँ, इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे एक्सेस किया जा सकता है। तो रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या होता है, जो मेमोरी एक्सेस आप लोगों ने सुना होगा, मेमोरी एक्सेस सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, डायरेक्ट एक्सेस होता है। तो इसमें क्या होता है, रैम के अंदर जो भी आपने डेटा को, आपने आपका जो डेटा फाइल्स जो वर्क कर रहा होता है, आप उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। क्या इसके कारण से रैम वोलाटाइल मेमोरी है? नहीं। अच्छा, डेटा को रिटेन करने के लिए, जो भी डेटा, जो भी फाइल्स पर आप काम कर रहे हैं, ये इसको रिटेन करके कब तक रखेगा, इसको होल्ड करके कब तक रखेगा, जब तक कि इस पर कंटिन्यूअस पावर सप्लाई इसको मिल रहा है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि रैम वोलाटाइल मेमोरी है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है? रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एक मेमोरी है। मेमोरी क्या होता है? स्पेस होता है जहां पर आप अपने डेटा, फाइल्स, ये सब को स्टोर करके रखते हैं, एक जगह होता है। तो रैम के अंदर जो भी डेटा फाइल्स होता है, टेम्पररी होता है, ये आपको जगह देता है, काम कीजिए। और आप जैसे ही इसको आप पैसा देना बंद करेंगे, इसको घूस देना बंद करेंगे, इसको पावर देना बंद करेंगे, ये आपके चीजों को फेंक देगा। तो यही है रैम। तो रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है? टेराबाइट। तो टेराबाइट, और यहां पर देखिए मेगाबाइट। तो मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट, सॉरी, बाइट से बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट। ये सब तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो यहां पर बताइए, टेराबाइट यहां सबसे बड़ा है और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? गीगाबाइट है, यानी कि जीबी है। जानते होंगे आप लोग, तो ये जीबी हो जाता है। आगे देखिए, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी जिसको कहते हैं, ठीक है। रैम को कम स्मृति के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रैम को कम मेमोरी, मतलब अगर इसको ज्यादा मेमोरी दे दीजिएगा, सारे के सारे डेटा फाइल्स इसको दे दिया जाए, तो क्या क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि रैम एक वोलाटाइल नेचर का मेमोरी है। आप इसको ज्यादा दे दीजिएगा, इसको ज्यादा काम दे दीजिएगा, तो ये चूंकि ये बहुत ज्यादा देर तक रखेगा ही नहीं। जब तक आप इसको पावर देते रहिएगा, जब तक आपका ये काम करेगा, जब तक आपका ये बात सुनेगा। लेकिन जैसे ही आपने पावर ऑफ किया, ये आपके सारे के सारे डेटा, सारे के सारे फाइल्स को ये क्या करेगा, अपने अंदर से उड़ा देगा, यहां से खत्म कर देगा। इसीलिए इसको कम मेमोरी दिया जाता है, कम मेमोरी पर इससे काम किया जाता है, ठीक है। तो रैम आपने सुना होगा कि 8 जीबी का रैम हमने लिया है, 4 जीबी का हमने रैम लिया है। लेकिन जो आपका हार्ड डिस्क होता है, जो आपका डिस्क ड्राइव होता है, जिसमें आप चीजों के, जो आपका कैपेसिटी होता है रोम का, 500 जीबी होता है, 1 टेराबाइट होता है, या अलग से जो हार्ड डिस्क लेते हैं उसका कितना होता है कैपेसिटी। लेकिन रैम क्या होता है? 8 जीबी, 4 जीबी। तो ये क्या है, आपको काम करने के लिए, प्रेजेंट टाइम में आपको काम करने के लिए ये एक जगह देता है कि हाँ, आप उतने जगह, उतना चीज, मतलब 8 जीबी अगर आपका रैम है, तो 8 जीबी से कम, यानी कि 4 जीबी तक के काम को आप आराम से कीजिएगा उस पर, ठीक है। लेकिन अगर 8 जीबी से ज्यादा आप काम कर रहे हैं, आपका काम 8 जीबी से ज्यादा हो गया, मेमोरी ज्यादा खाने लगा, 9 जीबी, 10 जीबी तक, तो आपका रैम क्या करेगा, अरे अस मस करने लगेगा, टसम टस हो जाएगा। जैसे कि आपका स्टेडियम में जगह है 20,000 लोगों के रहने का, ठीक है, जगह स्टेडियम में 20,000 का है, और आपने यहां 30,000 लोगों को भर दिया, तो क्या होगा स्टेडियम का हालत, क्या होगा बताइए। तो वैसे ही रैम का अगर जगह है 4 जीबी का, और आपने इसे 5 जीबी वहां पर प्रेजेंट टाइम में 5 जीबी यहां पर काम करने लगे, 5 जीबी डेटा तक के फाइल्स पर यहां पर काम करने लगे, तो आपका क्या होगा, रैम हैंग करने लगेगा, ये काम करने में कसमस कसमस करने लगेगा। तो इसको ज्यादा मेमोरी इसलिए नहीं दिया जाता, ये अस्थिर प्रकार का है, वोलाटाइल प्रकार का है, ठीक है। आगे चलिए, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए लगातार बिजली की जरूरत नहीं होती। जी हाँ, सेकेंडरी स्टोरेज, अगर आपका जो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, चाहे आप सीडी की बात कीजिए, चाहे आप डीवीडीज की बात कीजिए, चाहे आप हार्ड डिस्क की बात कीजिए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात कीजिए, चाहे आप फ्लैश मेमोरी, जिसका भी आप बात कीजिए, क्या उसको लगातार बिजली की जरूरत होती है? उसमें डेटा को स्टोर करके रखने के लिए, फाइल्स को स्टोर करके रखने के लिए, क्या उसमें लगातार बिजली, पावर की जरूरत होती है? नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज मैग्नेटिक मीडिया का प्रयोग नहीं करती। सेकेंडरी स्टोरेज में 4 मुख्य प्रकार की डिवाइसें होती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में बाद में रिट्रीव करने के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज, ये वाला, कि सेकेंडरी स्टोरेज के लिए लगातार बिजली की जरूरत नहीं होती है, ठीक है।
यहाँ देखिए सीडी रोम क्या निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सीडी रोम किसका उदाहरण है? सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम रीड ओनली मेमोरी। तो सीडी रोम जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये किसका उदाहरण है? हम जानते हैं रीड ओनली मतलब कि हम इस पर केवल इसको पढ़ सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, इसमें हम कोई छेड़छाड़ या अलग से इसमें कुछ हम नहीं दे सकते हैं, अलग से इसमें कुछ हम राइट नहीं कर सकते, इसके डेटा को इरेज करके हम इसमें कुछ डाल नहीं सकते। हमें जो कुछ मैन्युफैक्चरर के द्वारा हमें जो कुछ के द्वारा जो कुछ इसमें डाल करके दे दिया जाता है, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोई डाटा हो, चाहे कोई फाइल हो, इसमें डाल दिया जाता है, हम उसका केवल यूज कर सकते हैं एज एन इनपुट। एज ए इनपुट हम सीडी रोम को अपने सिस्टम में डाल करके उसके डेटा को देख सकते हैं, चाहे उसमें कोई मूवी हो सकती है, चाहे उसमें कोई वीडियो हो सकता है, चाहे ऑडियो हो सकता है, केवल देख सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। तो यह एक इनपुट डिवाइस की तरह ही काम करता है, केवल हम इसको इनपुट करके, इसको इन करके, इसके डेटा को इन करके कंप्यूटर के अंदर हम इसके सारे डेटा को पढ़ सकते हैं, इसके सारे डेटा का यूज कर सकते हैं, बस इनपुट डिवाइस। तो इसीलिए इसे इनपुट डिवाइस की तरह देखा जा सकता है। कंप्यूटर शब्दकोश में, कंप्यूटर डिक्शनरी में सीडी अक्षरों का, ये सीडी जो है इसका क्या यूज, इसका क्या मतलब है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज टाइप का डिवाइस है। एक पेन ड्राइव क्या है? एक पेन ड्राइव एक स्थिर द्वितीय भंडारण एकक क्या है? एक पेन ड्राइव, इनमें से बता दीजिए, एक हटाई जाने वाली द्वितीय, देखिए एक स्थिर, एक पेन ड्राइव जो है क्या एक परमानेंट द्वितीय भंडारण मतलब सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है। सेकेंडरी स्टोरेज तो है, पेन ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज तो है, लेकिन क्या हमें जरूरी है कि कंप्यूटर के अंदर हम परमानेंटली इसको डाल करके रखें? तो ऐसा नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है, इसको यहां से हटा के अपने रख सकते हैं। एक चुंबकीय द्वितीय, एक क्या ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है? नहीं। क्या यह हटाई जाने मतलब ये रिमूवेबल जो पेन ड्राइव है, रिमूवेबल, याद है ना आपको, पता हुई होगा, आपने यूज भी किया होगा, रिमूवेबल ड्राइव है, मतलब हटा जैसा, हम इस पे इसके सारे कंप्यूटर के अंदर से कुछ डेटा, कुछ फाइल्स को इसके अंदर स्टोर करके हम इसको हटा करके कहीं पर इसको सेफली रख सकते हैं, इसको पावर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये स्टोरेज डिवाइस है सेकेंडरी टाइप का, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? हटाई जाने योग्य। वीडीए का विस्तारित रूप क्या है? वीडीए का विस्तारित रूप क्या है? तो वीडीए का विस्तारित रूप होता है वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस। बस इतना ही आपको याद रखना है, वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस, ठीक है। यहां देखिए बोला जा रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर वीडियो को भी कहा जाता है। वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो ये क्या बोलते हैं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट को भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि वीडियो का मतलब क्या होता है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट। तो कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, बिल्कुल सही है। डीवीडी के अंदर भी हम डेटा को, फाइल्स को स्टोर करके, सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक बात है। सीडी के अंदर भी सारे के सारे डेटा फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क भी एक प्रकार का क्या बोलते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस टाइप का है, जो कि स्टोरेज है, पहले यूज करते थे, अब यूज नहीं होने लगा है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है कि फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या है, सब कुछ हमने देखा है। इसको क्यों यूज नहीं किया जाने लगा, ये भी देखा। तो फ्लॉपी डिस्क जहां पर हमने मेमोरी किया हुआ है, कंप्यूटर मेमोरी, तो कंप्यूटर के क्लास में जाइए, कंप्यूटर मेमोरी को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन ये जो स्कैनर है, ये इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। हम किसी भी पेज को, किसी पीडीएफ को स्कैन करके इसके चीजों को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। और आप जानते हैं, बाहर से कुछ भी अगर कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, जिस भी डिवाइस के थ्रू, तो वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस। जिस भी डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर के चीजों को हम बाहर निकालते हैं, वो आउटपुट डिवाइस होता है, सीधा सा बात है। तो यहां से स्कैनर हो जाएगा इनपुट, क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? देखिए सीडी राइट, सीडी जो रीड है, यहां पर लिखा गया एक पुनर्लेखन डिस्क है। क्या है? पुनर्लेखन डिस्क है। अब इसके बारे में बताइए कि ये जो पहले से रिकॉर्ड किए गए डेटा को मिटाने और नए डेटा को इस पर लिखने की अनुमति देती है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं कि जो ये सीडी रीड है, मतलब इसको केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जो भी चीजों को केवल हम इसका यूज कर सकते हैं। इसमें जो भी डेटा को रिकॉर्ड किया गया है, इसको हम मिटा करके दोबारा इसमें कुछ हम चीजों को नहीं लिख सकते। आप जानते भी होंगे कि जो सीडी हम लेकर के आते हैं, उसका केवल डेटा को, उसके फाइल्स को हम यूज कर सकते हैं, उसको इरेज करके हम उसको यूज, उसमें कुछ नए डेटा नहीं डाल सकते। तो ये गलत है, ठीक है।
तो ये क्या है, अनुमति देता है बोल रहा है, ऐसा नहीं है। आगे देखिए सीडी, यहाँ पर जो रीड और राइट है, क्या यहाँ जो लिखा गया है सीडी आर डब्ल्यू जो है ये रीराइटेबल है। क्या है, इसका मतलब क्या होता है, रीराइटेबल, मतलब फिर से हम इसको राइट कर सकते हैं। सीडी में जो भी डेटा है, सीडी के अंदर जो भी फाइल्स है, कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर जो मैग्नेटिक जो स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इसके अंदर के डेटा को हम क्या कर सकते हैं, इरेज करके इसमें कुछ चीजों को, कुछ इंस्ट्रक्शन को, कुछ प्रोग्राम को, डेटा फाइल्स को हम इसमें डाल सकते हैं। तो ये होता है सीडी रीराइटेबल। तो इसका मतलब रीड राइट नहीं होता। तो दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या लिखा जा रहा है कि एक सीडी रीराइटेबल डिस्क, एक सीडी जो कि रीराइटेबल डिस्क है, इसके अंदर के डेटा को मिटा करके फिर से उसमें कुछ लिखा जा सकता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक उसको मिटा करके फिर से उसमें लिखा जा सकता है कुछ भी। ठीक है, आगे देख लें। कंप्यूटर के अंदर डिस्क कहाँ डाला जाता है, जो भी आप डिस्क डालते हैं वो कहाँ डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो डिस्क ड्राइव में डालते हैं। आप उसको निकाल के डिस्क ड्राइव में डालते हैं। अब देखिए लिखा जा रहा है कि 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है, किस प्रकार की डिवाइस है, तो ये एक स्टोरेज डिवाइस है। ऐसे भी आप जानते हैं फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव क्या है, स्टोरेज डिवाइस था इससे पहले जो हम लोग यूज करते थे पहले के समय में। ठीक है, तो इससे पहले तो जो फ्लॉपी डिस्क है अब इसका यूज नहीं होने लगा है, लेकिन हमने मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर इसको पढ़ा है, जिसमें कि सबसे पहले अगर फ्लॉपी डिस्क के साइज की बात करें तो सबसे पहले 8 इंच का फ्लॉपी डिस्क आया था। देखिए 8 इंच का फ्लॉपी डिस्क आया था, और ये कब, तो याद रखिएगा 1971 में, 1971 के आसपास फ्लॉपी डिस्क, 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क का खोज किया गया था। और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी था बहुत कम था, कितना, 80 किलोबाइट, बस 80 केबी का। आप लोग जानते ही होंगे आज एक एक मूवी 2 जीबी 4 जीबी तक का होता है, गीगाबाइट का। और सोच के देखिए कि ये जो फ्लॉपी डिस्क था जो पहले 1971 में आया था 8 इंच का, उसका स्टोरेज कैपेसिटी जो था वो केवल क्या था, 80 किलोबाइट का, 80 किलोबाइट का, 80 केबी। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके बाद क्या बोलते हैं, 5.25 मतलब 5.25 इंच का फ्लॉपी डिस्क आया। इसके बाद 5.25 इंच का लगभग 1975-76 के आसपास 5.25 इंच का फ्लॉपी डिस्क आया, जिसका क्या बोलते हैं, जिसका अगर कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी एवरेज इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो एवरेज इसका 1.44 MB होता है। क्या, इसका एवरेज कैपेसिटी 1.44 MB। लेकिन ऐसे अगर इसके रेंज को पूछा जाए तो रेंज आप इसका बता सकते हैं 800 केबी से लेकर के, 800 केबी से लेकर के इसका रेंज था 2.8 MB। MB मतलब मेगाबाइट। तो याद रखिएगा जो पहला फ्लॉपी डिस्क था 8 इंच का 1971 में 80 किलोबाइट, उसका 80 केबी जो था क्या था, स्टोरेज कैपेसिटी था। अगला आया 1976 में 5.25 इंच का, इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी था, एवरेज स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB। और उसके बाद अगर इसकी बात करें कि क्या बोलते हैं इसका रेंज का, तो 800 केबी से लेकर के 2.88 MB तक। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद एक आया 3.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क, सबसे रिसेंट है, सबसे मॉडर्न, 3.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, और इसका जो आया था कब से, तो जैसे कि 1971 में आया 8 इंच का, 5.5 इंच का आया 1976 में, तो लगभग 1980, 1979-80, 1979-80 जिसको 79-80 बोलते हैं, उसके आसपास 3.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क आया था। ठीक है, 3.5 इंच का। तो ये जो किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, ये फ्लॉपी डिस्क का, समझ गए आप। चलिए आगे देख लेते हैं। एक मिनट चार्ज में लगा देते हैं पहले। ठीक है, देखिए यहां पर हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। 5.25 इंच यानी कि 5.25 इंच का जो स्टोरेज कैपेसिटी था वो 1.2 MB था। क्या था, 1.2 MB। एक मिनट फिर से हम इसको इरेज करके बता देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 8 इंच वाला जो फ्लॉपी डिस्क था 1971 में आया था, इसका जो कैपेसिटी था वो 80 केबी था। ठीक है, अच्छा 5.25 इंच का जो आया था 1976 के आसपास, ठीक है, इसका साइज था आपका मैक्सिमम 1.2 MB। याद रखिएगा 1.2 MB। 3.5 इंच वाला जो फ्लॉपी डिस्क आया था, इसका साइज था आपका 1.44 MB। ये 1979-80 के आसपास आया था, 79-80, और ये 1976 और ये 1971। ठीक है, तो ये स्टोरेज डिवाइस है। आगे देख लेते हैं हम लोग कि जो अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया, अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया क्या, अनुक्रमिक अभिक्षमता यानी कि जो सेक्वेंशियल एक्सेस होता है ना, सेक्वेंशियल एक्सेस के बारे में आपने सुना होगा कि यहां पर बताइए सेक्वेंशियल एक्सेस करने वाली मीडिया कौन सी है। मैग्नेटिक टेप,
डिजिटल वीडियो डिस्क यानी कि जो ये डीवीडी, ऑप्टिकल डिस्क या फ्लॉपी डिस्क, तो देखिए डिजिटल वीडियो डिस्क तो नहीं होगा, ऑप्टिकल डिस्क भी नहीं होगा, फ्लॉपी डिस्क भी, ये सीक्वेंशियल वाला नहीं था, ये लोग डायरेक्ट एक्सेस वाला है, मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशियल एक्सेस। जो आप ऑडियो कैसेट वगैरह बहुत दिन पहले जो हम लोग यूज करते थे लेट 90s में, ठीक है, इस प्रकार के ऑडियो कैसेट्स आपने देखे होंगे, और इन ऑडियो कैसेट्स के रील्स होते थे मैग्नेटिक टेप वाला, ठीक है, उसमें क्या होता था, सॉन्ग्स वगैरह, गाना वगैरह क्या होता था, स्टोर होता था, और हम ला करके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और भी बहुत सारे कैसेट्स को ला करके सुनते थे। तो उसमें गाना जो स्टोर्ड होता था, तो जैसे कि पहला गाना मान लिया कि 10 गाना उसमें था, 1 गाना, 2 गाना, 3 गाना, 4 गाना, 5 गाना। अब जो 1 2 3 4 5 गाना था, अब हम इसके अंदर क्या है, ये सेव है, इसके मेमोरी में सेव है, चूंकि सेकेंडरी स्टोरेज टाइप का डिवाइस है, मैग्नेटिक मेमोरी है, मैग्नेटिक टेप वाला, तो इसमें डाटा को हमने क्या किया है, सेव किया है। तो कौन से डेटा थे, सॉन्ग वाला, ठीक है, इसके डेटा सेव थे। तो उसमें जो गाना था, उसमें सॉन्ग था 1 2 3 4 5, जैसे जैसे इसका मेमोरी लोकेशन पर सेव था। अब हमको 1 नंबर का गाना सुनना होता था, मान लिया कि 1 नंबर का आपको गाना सुनना है, तो ठीक है, आप सुन लिए 1 नंबर का, लेकिन आपको शुरू में ही 5वां नंबर का गाना सुनना है। तो बताइए क्या उसमें डायरेक्ट आप 5वें नंबर के गाने को सुन पाते थे? क्या आप डायरेक्ट 5वें नंबर का गाना को सुन पाते थे? नहीं। तो हमको क्या करना होता था, एक एक करके, पहले एक पर जाते, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, चौथे पर, तब जाकर के 5वें पर। तो हम सीक्वेंस में, जो इसमें क्या था कि डेटा जो था सेव रहता था एक ऑर्डर में, किसमें, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में। और जब इसके डेटा को जो मेमोरी में सेव होता था, मेमोरी का मतलब क्या, स्पेस जहां पर डेटा सेव रहता है, तो जो मेमोरी में सेव रहता था, इसके डेटा को हमें एक्सेस करना होता था, तो हम क्या करते थे, सीक्वेंशियली जाना होता था। अगर आपको 5 पर जाना है तो फास्ट फॉरवर्ड करके 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ाते थे, तब जाकर के 5वें पर पहुंचते थे, और इस प्रकार से यूज करते थे। तो डायरेक्ट हम नहीं पहुंचते थे, सीक्वेंशियली हम लोग इसको एक्सेस कर पाते थे। तो देखिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है, उसमें हम लोग दो तरह से उसमें जो भी मेमोरी के अंदर जो भी डेटा सेव रहता है, उस डेटा को, उस फाइल को, उस प्रोग्राम को जो हम लेते हैं, उसको एक्सेस करते हैं। तो कैसे एक्सेस करवाते हैं उसको, एक्सेस हम लोग कैसे, एक तो डायरेक्ट एक्सेस होता है और एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस। आज से बहुत दिन पहले जो 90s की बात करें, तो उस समय जो सेकेंडरी स्टोरेज टाइप का डिवाइस होता था, उसमें डेटा को हम लोग सीक्वेंशियली एक्सेस करते थे उस मेमोरी लोकेशन से। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं, आपका हार्ड डिस्क में कहीं पर भी आपका डेटा हो, कहीं पर भी आप डायरेक्ट उस मेमोरी लोकेशन पर जाते हैं, उस मूवी को देख लेते हैं। आपका हार्ड डिस्क में कहीं पर भी कोई सॉन्ग हो, आप डायरेक्ट, अगर आपको 100 नंबर का गाना सुनना है तो आप डायरेक्ट 100 नंबर वाला सुन लेते हैं। तो इस प्रकार से मेमोरी एक्सेस करने का 2 मेथड होता है सेकेंडरी स्टोरेज में, एक सीक्वेंशियल और एक डायरेक्ट। तो मैग्नेटिक टेप वाला क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस, जिसे अर्जुन करने का भी क्षमता कहते हैं। और ये जो डीवीडी और जो ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ये सब होता है, इसमें हम लोग डायरेक्ट सुन सकते हैं, 5वां नंबर का सुनना है डायरेक्ट सुन सकते हैं। तो ये सब है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अभी तक। यहां पर क्या कहता है कि निम्न में से सीडी रोम का पूरा नाम क्या है। सीडी रोम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए कहा जा रहा है कि पेन ड्राइव इनमें से किसका उदाहरण है। पेन ड्राइव जो है इनमें से किसका उदाहरण है, तो पेन ड्राइव याद रखिएगा ईपी रोम का, किसका, ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए इसके अंदर जो भी डेटा है हम इसको यूज तो कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी डेटा को इरेज करके दूसरा डेटा डालना है तो हम उसको इरेज भी कर सकते हैं, उसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं। याद रखिएगा पेन ड्राइव एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। अब यहां कहा जा रहा है कि सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है, रजिस्टर होता है। देखिए रैम तो नहीं होता, बाइट स्पेस भी नहीं होता, रजिस्टर होता है। और रजिस्टर एक बहुत छोटा मेमोरी है, कैश मेमोरी से भी, और कैश मेमोरी से भी ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि कैश मेमोरी सबसे छोटा यूनिट है सीपीयू और मेन मेमोरी, सीपीयू और मेन मेमोरी। मान लीजिए हमको मेन मेमोरी से कोई चीज चाहिए, तो सीपीयू को चाहिए, तो डायरेक्ट जो है ये जाए नहीं, ये बीच में एक जो कैश मेमोरी जिसके बारे में हमने आपको बताया हुआ डिटेल में, कैश मेमोरी इन दोनों के बीच क्या करता है, ब्रिज का काम करता है। कैश मेमोरी चीजों को फास्ट तरीके से यहां से यहां करवाने में मदद करता है। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच एक कम्युनिकेशन का कार्य करवाता है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी से भी फास्ट होता है रजिस्टर, और ये सीपीयू के एलयू में होता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसमें किया जाता है, तो बिट्स के द्वारा। देखिए क्या होता है, हम कंप्यूटर में जो भी, कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, 0-1 मशीनी लैंग्वेज, और 0-1 क्या होता है, एक बीट के बराबर होता है। और इसी फॉर्मेट में 0-1 क्योंकि मशीन लैंग्वेज में ही, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखिए, कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज ही चाहिए। इसी लैंग्वेज में वो क्या करता है, कन्वर्ट करके चीजों को रखता है। तो ये कंप्यूटर जो इसमें अपना मेमोरी में जो चीजों को, डाटा को रखता है, वो किसमें रखता है, बिट्स में रखता है। तो बिट्स के द्वारा मापन किया जाता है। जितना ज्यादा बिट्स आपके अंदर रहता है, जैसे देखिए आप लोग जानते होंगे कि एक बाइट बराबर क्या होता है, 8 बीट होता है। एक बाइट बराबर 8 बीट होता है। 8 और 4 बीट के बराबर, आप ये भी ध्यान रखिएगा, 4, देखिए सुनिए पहले बता देते हैं। एक बीट
एक बीट किसके बराबर? 8 सॉरी, एक बाइट जो है 8 बीट के बराबर, 8 बीट के बराबर, और 4 बीट एक निबल कहलाता है, एक निबल 4 बीट कहलाता है। तो सबसे छोटी इकाई मेमोरी की कौन सी होगी? बाइट हो गई, उसके बाद बीट हो गया। अब 1 किलो बाइट आप लोग जानते होंगे, एक केबी, जिसमें 1 किलो बाइट में केबी जिसको बोलते हैं, उसमें 1024 बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं, बाइट्स, ठीक है, जिसमें कि बाइट के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कितना, एक बाइट 8 बीट के बराबर होता है, और एक बीट क्या होता है? 0 1। ये तो इस तरह से मेमोरी को ये क्या करता है? स्टोर करता है। आगे आप लोग और जानते होंगे, एक केबी में 1024 बाइट। आगे देखिए, एक एमबी में कितना बाइट? एक एमबी में, एक एमबी के अंदर कितना बाइट होता है? तो आप इसको बताइएगा कि एक एमबी के अंदर जो होता है 2 टू द पावर 20 बाइट होता है। चलिए इसको बताएंगे आगे चल के। तो ये आप लोग जानते होंगे कि एक जीबी में कितना होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा किसमें? बिट्स में, बाइट्स में, ठीक है, क्या बोलते हैं कि प्रोग्राम में, रजिस्टर्स में, किस में रहता है? तो ये बिट्स में रहता है। किसमें? बिट्स में रहता है, 0 1 के फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। अच्छा आगे देख लेते हैं, एक निबल कितने बीट के बराबर होता है? एक निबल 4 बीट के बराबर होता है, एक निबल 4 बीट के बराबर होता है। एक चार बीट एक निबल, 8 बीट एक बाइट, याद रखिएगा ये सब चीजों को, ठीक है। और एक केबी बराबर 1024 बाइट होता है, एक जीबी बराबर 1024 एमबी होता है, ये सब आप तो जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक यहां पर कहा जा रहा है कि एक डैश डैश लगभग 10 लाख बाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए, एक मेगाबाइट एमबी, एक एमबी के अंदर लगभग 10 लाख बाइट होते हैं, एक एमबी के अंदर लगभग 10 लाख बाइट होते हैं। इसको ध्यान से समझिए। हम लोग जैसे कि अभी जानते थे कि एक जो बाइट होता है, एक बाइट में होता है 8 बीट, ठीक है, 8 बीट। अच्छा, एक जो मेगाबाइट जिसको कि एमबी कहा जाता है, एक एमबी में कितना हो जाएगा? एक एमबी के अंदर 10 टू द पावर 6 बाइट होते हैं, 10 टू द पावर 6 बाइट। तो लगभग 10 लाख बाइट के बराबर होता है, 10 टू द पावर 6 बाइट के बराबर, लगभग 10 लाख बाइट के बराबर होता है, ठीक है। एक एमबी लगभग 10 लाख बाइट के बराबर होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक कंप्यूटर में 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी जो मेमोरी होती है, मेमोरी साइज कितने किलोबाइट के बराबर होती है? तो याद रखिएगा, कंप्यूटर में जो एक गीगाबाइट 1 जीबी होती है, वो कितने किलोबाइट के बराबर होती है? तो ये आपका होता है 10,48,576 बाइट के बराबर। याद रख लीजिएगा, 10,48,576 बाइट के बराबर। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए। यहाँ पर टेबल भी दिया गया है कि एक बाइट के बराबर होता है 8 बीट, एक निबल के बराबर होता है 4 बीट, एक किलोबाइट के बराबर, एक किलोबाइट के बराबर होता है 1024 बाइट, एक मेगाबाइट के अंदर इतना 1024 इंटू 1024 बाइट, जो कि 10,48,576 बाइट के बराबर होता है। एक जीबी के अंदर इस तरह से यहाँ से देख सकते हैं कि 1 करोड़ लगभग के आसपास पहुंच जाता है। सबसे बड़ा यूनिट जो मेमोरी का 1 टेराबाइट है, उसके बाद गीगाबाइट आता है, उसके बाद मेगाबाइट है, मेगाबाइट के बाद किलोबाइट है, निबल है, और फिर बाइट है। इतना सबसे छोटा बाइट हो गया, ठीक है। और टेराबाइट के बाद भी होता है पेटाबाइट, ठीक है, पेटा को आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए अब कहता है कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी में, जिसका अर्थ होता है गीगाबाइट, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? गीगाबाइट होता है। कह रहा है कि बताइए कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो बीट है, कंप्यूटर यूनिट की सबसे छोटी इकाई बीट है। मशीनी लैंग्वेज को में किन 2 अंकों का उपयोग किया जाता है? तो 0 1 0 1 0 1, ठीक है। 0 यानी कि लो और 1 यानी कि हाई, ठीक है। 0 यानी कि ऑन, ऑफ, 1 यानी कि ऑन। तो इस प्रकार से होता है, लॉजिकल ऑपरेशन को करता है। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो मदरबोर्ड का दूसरा नाम सिस्टम बोर्ड है। सिस्टम का एक बोर्ड जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उसके अंदर रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा उपकरण, कौन सा डिवाइस सिग्नल कन्वर्जन करता है? तो कौन सा डिवाइस ऐसा है जो कि सिग्नल कन्वर्जन करता है? कीबोर्ड क्या कोई सिग्नल को कन्वर्ट करता है? नहीं। माउस सिग्नल कन्वर्ट करता है? प्लॉटर नहीं। तो ये जो मॉड्यूलेटर है, ये सारे के सारे, कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया, प्लॉटर, ये सब इनपुट डिवाइस, याद रखिएगा। अच्छा, मॉड्यूलेटर जो है आपका, मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है? मॉड्यूलेटर ये करता है कि किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम मॉड्यूलेटर का होता है, मॉड्यूलेटर का, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। डेस्कटॉप पर किसी एप्लीकेशन को, कोई भी एप्लीकेशन आपके डेस्कटॉप पर है और उस एप्लीकेशन को आपको खोलना है, तो आप क्या करेंगे? किस शॉर्टकट से उसे खोलेंगे? क्या इसके शॉर्टकट पर, देखिए आपके डेस्कटॉप पर जो भी क्या बोलते हैं, किसी एप्लीकेशन को आपको खोलना होता है, तो डेस्कटॉप के ऊपर उसका शॉर्टकट बना होता है। आप उस शॉर्टकट पर जाकर के माउस से या फिर जो आपका टच पैड है उस पर डबल क्लिक करेंगे, तो आपका वो क्या होगा? एप्लीकेशन खुल जाएगा। या फिर उस क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन पर आपको जाना होगा, इस एप्लीकेशन के आइकन पर जाना होगा, आइकन पर, और उसके
उसके बाद माउस का राइट क्लिक करके ओपन ऑप्शन चुनिएगा तो आपका क्या होगा, वो एप्लीकेशन खुल जाएगा। उस एप्लीकेशन के आइकन पर जाइएगा, उसको सेलेक्ट कीजिएगा, इंटर प्रेस कीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, आइकन खुल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनमें से सभी, इस सभी से एप्लीकेशन को खोला जा सकता है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है? कीबोर्ड क्या कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है? कीबोर्ड जो है क्या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है? नहीं। माउस कोई कम्युनिकेशन नहीं, प्रिंटर कोई नहीं। लेकिन मॉडेम क्या है, एक कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है। कम्युनिकेशन डिवाइस जो क्या करता है, एक मॉडेम का मतलब ही होता है मॉड एम, ठीक है। तो या होता है क्या, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेट क्या करता है, किसी भी सिग्नल को किसी जगह पहुंचाने का काम करता है मॉड्यूलेटर, और डीमॉड्यूलेटर वहां से मैसेज लाने का कार्य करता है। तो हम किसी मैसेज को सेंडर तक पहुंचाए, सेंडर से रिसीवर तक, और रिसीवर से फिर सेंडर तक जो मैसेज आता है, तो एक दूसरे के साथ बात हो रहा है, करवा रहा है। तो क्या करवा रहा है, ये कम्युनिकेट करवा रहा है, ठीक है। तो मॉडेम कम्युनिकेटर डिवाइस का काम करता है। अच्छा, आगे देखते हैं कि जो यहाँ पर लिखा गया है कि फिल द ब्लैंक्स डैश डैश डैश। आपके कंप्यूटर पर जो फाइल्स है, जो आपके कंप्यूटर के ऊपर जो फोल्डर्स है, ड्राइव्स जो दिखाता है, और फाइल हायरार्की के भीतर एक लोकेशन से दूसरे में नेविगेट करना आसान बनाता है। कौन? तो देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के सहायता से हम क्या कंप्यूटर पर फाइल्स, फोल्डर्स, ड्राइव्स ये सब पर नेविगेट कर सकते नहीं। विंडोज एक्सप्लोरर से नहीं। तो आगे कौन, माई कंप्यूटर या फोल्डर मैनेजर या विंडोज लोकेटर। तो देखिए माई कंप्यूटर जो विंडोज पर होता है, माई कंप्यूटर, उसके ऊपर मेरा हमारे कंप्यूटर का जो फाइल्स होता है, फोल्डर्स होता है, ड्राइव होता है, सब कुछ दिखता है, और हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर नेविगेट करना, ये माई कंप्यूटर हमें आसान बनाता है, ठीक है। यानी कि मॉडेम लिखा हुआ है, यानी कि मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है। मॉडेम क्या होता है, आपने यूज किया होगा, जब आजकल ना वाईफाई आ गया, डेस्कटॉप आ गया, डेस्कटॉप पर पहले क्या होता था कि हमको अगर इंटरनेट कनेक्ट करना होता था, या फिर कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करना होता है, सिम से कनेक्ट करना होता है, तो हमको मॉडेम का जरूरत पड़ता था। क्या, मॉडेम का जरूरत पड़ता था। और मॉडेम एक आता था, हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर मतलब जिसको छू सकते हैं, तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, भांग सकते हैं, जो भी है। तो मॉडेम एक हार्डवेयर है जो किसको जोड़ती है, सीपीयू और सीआरटी को नहीं, ये तो नहीं करता। प्रिंटर मेन मेमोरी को जोड़ता है, नहीं। मेन मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी को जोड़ता है, नहीं। टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ता है, मतलब नेटवर्क कनेक्शन कुछ ये कनेक्ट करता है, कम्युनिकेशन करवाता है मॉडेम। तो यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य करता है? कंप्यूटर का काम कंप्यूट करना होता है, ठीक है, कैलकुलेट वगैरह करना होता है, प्रोसेस करना होता है। आउटपुट, देखिए आप इसको इनपुट दीजिएगा, ये क्या करेगा, प्रोसेस करवाएगा। प्रोसेस करवाने के बाद फिर उसको क्या करेगा, कंप्यूट करेगा, तब जाकर के आउटपुट दे देता है। यही प्रोसेस है, लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है, इसको कोई अपनी समझ नहीं होती है, ठीक है। अब इस पर भी काम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चल के बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि मानव दिमाग की तरह कंप्यूटर भी सोचने लगे, क्लाउड कंप्यूटर जो आ रहा है ये सब में, ठीक है। तो हम लोग ये एडवांस टेक्नोलॉजी में ये सब पढ़ने वाले हैं। अब आगे देखिए क्या होगा कि जो किसी प्रकार की युक्ति किसी कंप्यूटर प्रणाली में, किसी कंप्यूटर सिस्टम में संघटकों, मतलब संघटक उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है, उसके कैपेबिलिटीज को, मतलब अगर आप किसी कंप्यूटर सिस्टम में उसके जो भी कंपोनेंट्स है, उसके कैपेबिलिटीज को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, क्या कौन आपको इसका अनुमति देगा, तो उसके अंदर जो एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, उसमें एक्सपेंशन कार्ड लगा करके आप उसके अपग्रेड कर सकते हैं, उसके वर्जन को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नाम और पते, मतलब नाम, लोकेशन, ये सब जो इस प्रकार के जो मद होते हैं, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं, इसको क्या माना जाता है, ठीक है। ये क्या है, इनपुट है? नहीं। ये क्या डाटा है? नहीं। ये क्या रिकॉर्ड है? नहीं। ये एक इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। जैसे डाटा क्या होता है, बिखरा हुआ होता है, इधर उधर उधर कुछ भी, लेकिन अगर नाम, पता सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से दिया गया, तो डाटा ही इंफॉर्मेशन हो जाता है। तो नाम, पता, ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन है। क्या है, इंफॉर्मेशन है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? कंप्यूटर फाइल के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। अच्छा, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बताइए कंप्यूटर फाइल के संबंध में कौन सा सही नहीं है। अच्छा, वे एक स्टोरेज माध्यम में सेव किया जाता है, ठीक बात है। कंप्यूटर का जो फाइल है, जो भी आपके फाइल डेटा है, वो स्टोरेज माध्यम में सेव किया जाता है, और डेटा का संग्रह होता है, उस प्रकार से डेटा उस पर स्टोर होता है, ठीक बात है। प्रत्येक फाइल का, हर एक फाइल का अपना एक नाम होता है, आप नाम देते होंगे हर एक फाइल का, ठीक बात है। अच्छा, सामान्यतः फाइल्स में डेटा इंफॉर्मेशन ये होते हैं, लेकिन यूजर्स इसको, ये जो कंप्यूटर फाइल्स है, इसको बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए कोई एक्सटेंशन देता है। क्या कोई एक्सटेंशन देता है? देखिए, एक्सटेंशन का काम तो आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है। जो भी फाइल एक्सटेंशन होता है, ये
फाइल का जो फॉर्मेट है, किस टाइप का उसका फॉर्मेट है ये बताता है। ये नहीं कि उसके बारे में मतलब हम लोग उसके तारीख को निर्दिष्ट करने के लिए, तारीख बताने के लिए कब बना है उसके लिए एक्सटेंशन देता है, ऐसा नहीं है। तो यहां से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मेमोरी से, मेमोरी के अंदर से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या डेटा को खींचना। देखिए, आपको कोई काम करवाना है तो इनपुट क्या करेगा, इनपुट डिवाइस से आप क्या करेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाएगा। प्रोसेसिंग यूनिट किसके पास जाएगा, मेमोरी के पास जाएगा। अब मेमोरी किसके पास, वो अगर डेटा होगा, जहां पर भी होगा उसका एक मेमोरी लोकेशन होता है, एक एड्रेस होता है, वहां से उस डेटा को, उस प्रोग्राम को, इस इंस्ट्रक्शन को खींच करके निकालता है कौन, तो ये जो इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर जो सबसे पहले क्या होता है, फेच होता है। फेच का मतलब ही होता है निकालना, फेच का मतलब होता है निकालना, मतलब इंस्ट्रक्शन जो भी मेमोरी के अंदर, जो आपके प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी में जो भी डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी प्रोग्राम होता है, उसको निकालना, उसको वहां से खींच करके लाने को क्या कहा जाता है, फेच कहा जाता है। अब उस इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है। तो ये एक पूरा डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट होता है। ये सब एक पूरा सर्कल चलता है इंस्ट्रक्शन साइकिल का, जिसको हम डिटेल में क्लास में किए हुए हैं, तो आप जरूर उसे देखिएगा। तो इसका क्या काम हो जाएगा, फेचिंग। ठीक है, ठीक है, फेचिंग हो जाएगा। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है, तो एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच बोर्ड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच मोड, ठीक है, स्विच बोर्ड नहीं, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। तो यहां दिया गया है स्विच मोड बिजली की आपूर्ति, तो आप इसे ये मार देंगे। ठीक है, स्विच मोड बिजली आपको पावर सप्लाई। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर जो भी आरोपित जो एरर्स होते हैं, जो कंप्यूटर्स में आपको एरर्स दिखते हैं, ये ज्यादातर किसके कारण होता है, तो कंप्यूटर्स में जो भी एरर्स ज्यादातर होता है हार्डवेयर के कारण नहीं होता है। ज्यादातर एरर्स हार्डवेयर के कारण होगा, क्या ही होगा, ज्यादा जो हार्डवेयर से वो तो ठीक है, बहुत ज्यादा तोड़ फाड़ दीजिएगा, पानी डाल दीजिएगा, तभी जाकर के एरर्स आएगा, तो एरर क्या आएगा, खत्म हो जाएगा। तो हार्डवेयर के कारण तो नहीं, किसी मीडिया में मान लीजिए आपका कोई वीडियो ऑडियो है, उसके उसमें भी एरर के कारण कंप्यूटर में बहुत ज्यादा एरर नहीं आता है। आप जो डेटा इंटर करते हैं उसके कारण भी नहीं, बल्कि प्रोग्राम के अंदर ये क्रमादेश जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसमें अगर कुछ एरर आ जाता है, कोई भी अगर डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाता है, तो ज्यादातर जो एरर्स है उसके कारण होता है। तो क्रमादेश एरर, क्रमादेश यानी कि प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस जो आप देते हैं उसमें एरर के कारण कंप्यूटर में ज्यादातर एरर देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, बोले हुए शब्द को, जो भी हम शब्द बोल रहे हैं उसको टाइप में, मतलब हम बोले और वो टाइप करके लिख दे, तो ये इस प्रकार का यंत्र क्या कहलाता है, डिक्टाफोन कहलाता है। ऐसे तो अब मोबाइल वगैरह में भी क्या आ गया है, एलेक्सा हो गया है, सब कुछ हो गया, बोलिए और टाइप हो जाएगा, तो वो अलग बात है। लेकिन डिक्टाफोन आपका जो भी बात आप बोलेंगे उसको डिक्टेट करके वो टाइप कर देगा, तो डिक्टाफोन होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि जो एक्सपेंशन कार्ड होते हैं, जो भी कंप्यूटर में एक्सपेंशन, जो हमारे सिस्टम में एक्सपेंशन कार्ड होते हैं, वो कहां पर इंसर्ट किए जाते हैं, वो इंसर्ट किए जाते हैं एक स्लॉट में। याद रखिएगा, एक स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है, तो कंप्यूटर जो है, कोई भी कंप्यूटर हो, ये मशीनी लैंग्वेज को ही समझता है, 0101 को ही समझता है। आप किसी भी लैंग्वेज में, आप पास्कल में लिख दीजिए, आप जावा में, सी प्लस प्लस, पाइथन, जिसमें भी आपको लिखने का मन है आप लिखिए, लेकिन कंप्यूटर जो है वो मशीनी लैंग्वेज को ही समझता है। तो आप किसी भी भाषा में लिखिएगा, अब उसके बीच एक ट्रांसलेटर लगाना होता है, और वो ट्रांसलेटर क्या करता है, उसको यहां से जाकर के यहां मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देता है। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज से मशीनी लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या, किस प्रकार के ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, इसको हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपको पढ़ाया हुआ है, जिसमें कि हम लोग देखे थे असेंबलर, मशीन जो क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था असेंबलर, इंटरप्रेटर जो है, इंटरप्रेटर होता था, और कंपाइलर होता। तो ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के आंतरिक तापमान, जो कंप्यूटर का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, उसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो देखिएगा, आप कंप्यूटर में एक पंखा लगा होता है, क्या होता है, पंखा फैन टाइप का होता है, जिसको कि आपको क्या करना होता है, वो फैन हमेशा थोड़ा कंप्यूटर के नीचे, लैपटॉप के नीचे कुछ सामान रख करके हम लोग यूज करते हैं, क्यों, ताकि वो जो पंखा है वो उसको ठंडा करके रख पाए। या फिर आप सीपीयू वगैरह में, बड़े डेस्कटॉप में भी देखते होंगे, तो उसमें भी पंखा होता है, तो ये फैन लगा होता है इसके लिए। ठीक है, फैन लगा हुआ होता है। अब देखते हैं कि कंप्यूटर तंत्र, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से किसके द्वारा जोड़ा जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे नेटवर्क कार्ड के द्वारा नहीं, ऑडियो कार्ड के, बल्कि मॉडेम के द्वारा, मॉडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, जो कम्युनिकेट करवाने का काम करती है इंटरनेट के द्वारा। इसी से जोड़ते थे पहले, अब तो वाईफाई आ गया है, अब हम लोग अलग चीज से करते हैं। चलिए, यहां पर कहा जा रहा है कि ईडीपी क्या है, तो ईडीपी जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। देखिए, डेटा क्या होता है, और डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाता है, ये एक जो प्रोसेस होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, ये हम लोग जानते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर जो है
कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा प्रोसेस करके किसी भी डेटा पर प्रोसेस करता है, क्या डेटा है क्या नहीं है वो पूछता है मेमोरी से, और उसके बाद आउटपुट हमें देता है इंफॉर्मेशन के रूप में। तो कंप्यूटर किसी भी डेटा को प्रोसेस करवाता है और उसके बाद उसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। उसको क्या करता है, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक के अंदर डिजिट्स भी होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक के अंदर डिजिट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, कोई जो एक सिंबल होता है जैसे कि @ हैशटैग, ठीक है, ये एप्सिलॉन कॉलन, ये सब कुछ होता है। तो ये सिंबल्स होते हैं, लेटर्स होता है ABCD, डिजिट्स भी होता है 9 10, जैसे कि आप, मेरा नाम है प्रीतम तो मैंने ये लिख दिया प्रीतम, ठीक है, तो उसके बाद कुछ @ लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से कुछ भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, समझ गए। या फिर आप अपना कुछ नाम अजय लिख दिए, ठीक है, तो अजय आपने कुछ नाम लिख दिया, उसमें @ लिख दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो भी मान लिया कि 100, तो ये सब क्या है, हमने अल्फा न्यूमेरिक में लिखा है। क्या लिखा है, हमने अल्फा न्यूमेरिक में लिखा है, तो ये हो जाएगा अल्फा न्यूमेरिक। इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर विशिष्टता जो है ये क्या बोलते हैं कि किसके साथ कार्य करके आंकड़ों को सूचना में, मतलब डाटा को सूचना में प्रोसेस करवाता है, ठीक है। किसके साथ काम करता है, तो नंबर्स के साथ। किसके साथ, देखिए कंप्यूटर तो हमेशा आप जानते हैं कि नंबर्स पर ही काम करता है। कंप्यूटर्स को आप कुछ भी दे दीजिए, ये क्या क्या लेगा, ये 0 1 ही लेगा। अब कंप्यूटर किसी भी डेटा को आप दे रहे हैं, आपने डेटा दिया किसी भी फॉर्मेट में, हाई लेवल लैंग्वेज में आपने दिया, आप अपनी समझने वाले लैंग्वेज में दिया, लेकिन कंप्यूटर उसको समझता है 0 1 में, तो कंप्यूटर इस डेटा को क्या करता है, 0 में कन्वर्ट करके फिर आपको इंफॉर्मेशन देता है। तो ये नंबर्स के साथ प्रोसेस करके ये क्या करता है, आपको देता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं कि OMR का तात्पर्य क्या होता है। OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या फिर ऑप्टिकल मार्क रीड, हमने इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था, ठीक है। कि OMR स्कैनर जो होता है वो क्या करता है, आप लोग जो ऑफलाइन एग्जाम देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो ऑप्शंस होते हैं उनको टिक करना होता है। आप किसी एक ऑप्शन में ऐसे करके क्या करते हैं, बबल कर देते हैं। अब जो आपने बबल किया, अब ये OMR स्कैनर क्या करता है, OMR क्या जो सीट है उसको हम OMR स्कैनर के पास लेके जाते हैं। OMR स्कैनर में जैसे ही इस सीट को डाला जाता है, तो देखिए जहां पर बबलिंग किया हुआ है, ठीक है, इस पर भी ये क्या करेगा, ऑप्टिकल है मतलब लाइट देगा। अब जब लाइट देगा, जो बबलिंग किया हुआ है, तो बबल जहां पर किया है और बाद बाकी बबल नहीं किया गया है, तो जहां पर साफ सुथरा रहेगा वो क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। और जहां बबल किया गया है, चाहे आप ब्लैक से करते हैं, चाहे आपको रेड से, ब्लैक से या ब्लू से कहा जाता है, तो ये क्या करता है, ब्लैक जो बॉल पेन होता है या ब्लू, तो जो लाइट होता है, जो ऑप्टिकल रे होता है, उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, उसको अवशोषित कर लेता है। अब जहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, जहां से रिफ्लेक्ट होगा मतलब वहां पर मार्क नहीं किया गया है, और जहां से रिफ्लेक्ट नहीं होगा मतलब वहां मार्क किया गया है। तो जहां से रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो कंप्यूटर स्कैनर जो OMR स्कैनर है वो बता देगा कि ए नंबर से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ए नंबर से अगर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो आपका अगर आंसर ए नंबर है तो वो कहेगा ठीक है इसने सही किया है। लेकिन अगर आपका आंसर गलत है, बी नंबर पर है, और बता देगा वो क्या कि बी नंबर से इसका रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो कहेगा अच्छा गलत करके दे दिया है। तो इस प्रकार से OMR स्कैनर काम करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहा जा रहा है कि ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मतलब सहायक मेमोरी को आम बोलचाल भारत में क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। इसके बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। CAD क्या होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका कोर्स भी किया जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन का, CAD CAD जिसको बोलते हैं, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अच्छा, Y2K समस्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा। Y2K समस्या, Y2K क्या है, मतलब ईयर 2000 समस्या। इसको आपने कभी सुना होगा या फिर नहीं भी, अगर आपने नहीं सुना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो Y2K समस्या का संबंध किससे है, तो देखिए एक बार क्या हुआ था कि 1990s की बात हम लोग करते हैं, तो 90s में जो कंप्यूटर होते थे, जो कंप्यूटर सिस्टम बनते थे, जो सिस्टम बनते थे, उसमें जो डेट होता था कैसे लिखा जाता था, इसमें जैसे मंथ हो गया तो मंथ के 2 हो गया, डेट हो गया तो डेट DD कर दिया गया, मतलब इसके लिए 2 स्लॉट्स बन गए, डेट के लिए, मंथ के लिए 2 बन गए। और चूंकि 90s में ही कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है, 1946 47 48 60 70 मतलब इस सब टाइप में जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, तो उसमें क्या होता है कि उसमें केवल 90s में हुआ था, तो स्लॉट इसी तरह दे दिया गया, ईयर मतलब कोई भी ईयर लिख दे, 90s तो उसमें क्या था, अंडरस्टूड था, तो 2 ईयर दिया आपको, जैसे कि 98 लिखना है, सॉरी 1980 लिखना है, तो केवल 80 आप लिख दीजिएगा तो वो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये है 1980 है। अगर आपने 87 लिखा तो केवल 87 लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 2000 वाला ईस्वी आने वाला था, मतलब 1999 में, लोगों को ये समस्या मतलब तकलीफ होने लगा, प्रॉब्लम होने लगा, अरे बाप अब क्या होगा, हमारे जितने भी सिस्टम अभी तक बने हुए हैं, मदरबोर्ड जितने भी बने हुए हैं, उसमें जो स्लॉट हमने प्रोग्राम किया हुआ है मदरबोर्ड में, वो क्या है, उसके लिए ईयर के लिए 2 स्लॉट दिया गया है,
और 2000 मतलब जैसे ही 1999 का 31 दिसंबर होगा उसके बाद 2000 आ जाएगा। अब 2000 आएगा तो ये क्या करेगा, लास्ट का 2000 मतलब वो 2 के क्या है 2000 है, तो 2000 का ये 2 जीरो ले लेगा लास्ट का, तो 2 जीरो जैसे ही ये लास्ट का लेगा तो अंडरस्टूड क्या कर लेगा कंप्यूटर 1900 ईस्वी, मतलब कि 2000 आएगा और ये 100 साल पीछे हम लोग को लेकर के चला जाएगा, 100 साल पीछे लेकर के चला जाएगा। हम अगर किसी से कोई उधार लिए उसको ब्याज देना है, तो ब्याज अगर उसको देना है तो हमने लिया था दिसंबर में 1999 में लिया था, और 2000 में क्या होगा एक साथ, लेकिन जैसे ही ये 2000 में जाएगा सिस्टम, तो सिस्टम क्या दे देगा जोड़ जाड़ करके 1900, मतलब 100 साल का ब्याज देना पड़ जाएगा। तो इसके लिए और भी बहुत सारे मुश्किल से आने वाले थे, तो सोचने लगा लोग कि अब क्या होगा, सारे के सारे सिस्टम को हटाना होगा। तो यही वाला बात था, ईस्वी सन यानी कि 2000 ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य यानी कि 00 होने की दशा में ये जो समस्या है उसी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको Y2K। देखिए यहां लिखा गया है कि इस शताब्दी यानी कि 19वीं शताब्दी जो 20वीं शताब्दी थी उस शताब्दी के समाप्त होने पर, ये सवाल पूछा गया है एमपीपीसीएस में 1999 में, तो ये बात करेगा 1999 की। तो कहा जा रहा है कि इस शताब्दी यानी कि 1999 की शताब्दी खत्म होने पर वर्तमान में जितने भी कार्यरत जितने भी हमारे उपकरण फंक्शन में है उसको उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी और उसको सुधारने में बहुत व्यय संबंधित है। तो बताइए ये किससे संबंधित है, तो कंप्यूटर से संबंधित, किससे, कंप्यूटर से संबंधित, जो कि उसमें Y2K जो समस्या था उससे संबंधित था। इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शब्दावली वर्ड नहीं है, साइबर स्पेस है, ठीक है साइबर वाला है, अपलोड भी है, मॉडेम भी है, लेकिन प्रकाशीय भंडारण यानी कि जो ऑप्टिकल स्टोरेज है ये आपका क्या नहीं है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल वर्ड। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब कहा जा रहा है कि बताइए कौन सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला शब्द नहीं है। लॉगिन है क्या, अच्छा मॉडेम है, पासवर्ड है, ये भी है, सब कुछ है इंफॉर्मेशन, लेकिन पिनाका नहीं है। देखिए पिनाका एक रॉकेट लॉन्चर होता है, क्या होता है डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया पिनाका एक रॉकेट लॉन्चर था, और ये इस रॉकेट लॉन्चर से एक साथ बहुत सारे रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता था, और कारगिल के युद्ध में इस पिनाका रॉकेट लॉन्चर का यूज भी हुआ था। तो ये पिनाका की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा कथन झूठा है, जो नीचे दिया है कौन सा कथन असत्य है यानी कि झूठा है। तो यहाँ पर सीपीयू कैश के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, एक छोटी सी मेमोरी है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच एक कनेक्शन का एक कम्युनिकेशन का काम करवाती है। ये जल्दी जल्दी चीजों को मेन मेमोरी से उठा करके सीपीयू को पास भेजती है, जल्दी जल्दी करवाता है, फास्ट है। तो चलिए यहाँ देखिए मेन मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी से छोटी तथा ज्यादा तेज मेमोरी है, बिल्कुल सही है, ये मेन मेमोरी से ज्यादा तेज मेमोरी है, ये सही है, असत्य नहीं है। अच्छा सीपीयू कैश का प्रयोग यानी कि इसका यूज जो है मेन मेमोरी में अक्सर लगातार इस्तेमाल हो रहे निरूपित स्थानों को सुरक्षित रखने में करते हैं, बिल्कुल सही है। मेन मेमोरी में जो भी डेटा है, जो भी फाइल्स है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, उसका एक लोकेशन होता है, उस लोकेशन को ये क्या करता है कैश मेमोरी क्या करता है अपने ऊपर सुरक्षित करके रखता है, सीपीयू को बताते रहता है कि हाँ देखिए ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है, दोनों के बीच ये क्या करता है कम्युनिकेशन को तेज करता है। अच्छा सीपीयू से प्रोसेसर के द्वारा सीपीयू कैश से प्रोसेसर के द्वारा संचालित रीड राइट क्रिया में, रीड मतलब क्या होता है उससे लेना, राइट मतलब उसमें देना, तो रीड राइट क्रिया में जो क्या करता है मेन मेमोरी के बाद संपर्क किया जाता है। तो क्या ऐसा होता है क्या, सीपीयू पहले जाता है कैश के पास और कैश के बाद जाता है आपके पास मेन मेमोरी में रीड राइट प्रक्रिया में, तो ये ऐसा नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, अच्छा इसका प्रयोग जो है इसका सीपीयू कैश का प्रयोग जो है प्रोसेसर के द्वारा मेमोरी तक पहुंचने में, प्रोसेसर जो है सीपीयू मेमोरी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो कैश क्या करता है घटा देता है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था आपके थाली में बहुत सारे चीजें हैं, आपका मेमोरी हो गया, अब आपको ये आपके ब्रेन आपके सीपीयू को चाहिए ये थाली से उठा करके खाना, अगर आपका हाथ रहे बीच में जो कि क्या करे होल्ड करने का काम करता है, खाना को आपके निवाला को होल्ड करने का काम करता है, तो ये होल्ड करके आपके मुंह तक पहुंचाएगा जल्दी जल्दी, तो कैश भी वही काम करता है सीपीयू मेमोरी में, मेमोरी से डेटा को कहां तक सीपीयू तक पहुंचाना है प्रोसेस करने के लिए, मतलब खाने के लिए हम लोग जैसे खाते हैं प्रोसेस करते हैं, तो कौन पहुंचाता है ये चीज, ये कैश पहुंचाता है, एक होल्ड करके रखता हुआ है छोटा सा मेमोरी है, फास्ट करवाता है दोनों के बीच के कनेक्शन को। तो यहां से ये समझ गए होंगे आप। कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर डाटा को स्टोर करके रखने वाली एक कैपेबल डिवाइस है। ठीक है, युक्ति है, एक माध्यम है, आंकड़ों के डेटा के प्रोसेस को करने में कंप्यूटर सक्षम है। कंप्यूटर पूर्ण
गोपनीयता, पूर्ण सिक्रेसी, आपका जो भी आपका सीक्रेट है उसको बना करके रखने में भी सक्षम है। हाँ, कुछ ऐसे हैक वैक वो अलग चीज है, लेकिन ये सीक्रेट रखता है बहुत तगड़े तरीके से। कभी कभी ये वायरस के द्वारा, वायरस क्या है, अनडिस्ट्रक्टेबल प्रोग्राम ही है, ये उसके द्वारा आक्रमित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अच्छा, कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, बेसिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो बेसिक यूनिट नहीं है, बाकी सारे कंप्यूटर के घटक है। ठीक है, चलिए फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी जो पेन ड्राइव वगैरह है। ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी के बारे में कौन सा सही नहीं है? फ्लैश मेमोरी के बारे में देखिए, या डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा के अंदर भी जो हम फोटो खींचते हैं तो एक मेमोरी होता होगा ना स्टोर करके रखने के लिए। तो डिजिटल कैमरा हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सब जैसी युक्तियों में सूचना, इंफॉर्मेशन को संग्रह करने के लिए प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, फ्लैश मेमोरी का जो रेंज होता है टेम्परेचर का, ये -40 डिग्री से +85 डिग्री तक में कार्य कर सकता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आगे देख लेते हैं। हाँ, यह सामान्य यांत्रिक या सामान्य मैकेनिकल डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता होता है। क्या ऐसा होता है क्या? जो पेन ड्राइव होता है, जो आप पेन ड्राइव या डिस्क फ्लैश ड्राइव यूज करते हैं, क्या यह हार्ड डिस्क ड्राइव से सस्ता होता है? क्या सस्ता होता है? ये आपको भले लगता होगा कि ये सस्ता होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पेन ड्राइव आप मान लीजिए 16 जीबी का खरीद के लाते हैं। ठीक है, तो 16 जीबी का पेन ड्राइव आपको 1000 रुपए तक का मिलता है, और आप हार्ड डिस्क ड्राइव आप खरीद के लाइए 2 टेराबाइट का। ठीक है, तो ये आपको 5000 4000 तक में मिल जाएगा। तो 2 टेराबाइट और 16 जीबी, मान के देखिए कितना बड़ा फर्क है। तो अगर सेम स्टोरेज की बात करें, तो अगर सेम स्टोरेज का आप पेन ड्राइव खरीदिएगा तो ये महंगा पड़ेगा। तो यहां क्या हो जाएगा? ये महंगा है। ठीक है, महंगा है, पेन ड्राइव महंगा है हार्ड डिस्क ड्राइव से, अगर स्टोरेज पर देखा जाए तो। ठीक है, यह कम शक्ति का उपभोग करता है, बिल्कुल सही बात है। इसको पावर जो है हार्ड डिस्क ड्राइव सबसे, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव सबको कम चाहिए। ठीक है, चलिए कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है? ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में ही सारे के सारे कंप्यूटर के सब चीज रहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार है, कंप्यूटर में मेमोरी के प्रकार सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी सब है, लेकिन सर्वर मेमोरी का प्रकार नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर स्टोर से किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर स्पेस से, स्टोर से किसी भी फाइल को, किसी के प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए हम फाइंड इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। किसका? फाइंड का, याद रखिएगा। अब देखिए, कंप्यूटर सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकता है। ठीक है, इंटरनेट के बिना हो सकता है, स्कैनर के बिना भी हो सकता है, माउस के बिना भी हो सकता है, इंटरनेट के बिना भी हो सकता है, लेकिन सीपीयू के बिना काम। अब देखिए, ये सीपीयू है। आगे देखते हैं कि जो इसमें क्या है, एक छोटा सा चित्र जो कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम या शॉर्टकट का प्रतिनिधित्व करता है, ये क्या कहलाता है? आइकन कहलाता है। कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर में स्थायी डेटा संचित कौन करता है? कैश मेमोरी, एलयू, रोम, रैम। तो रोम करता है। ठीक है, अंदर रीड ओनली मेमोरी, रैम भी नहीं करता स्थायी। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर के द्वारा व्यवस्थित द्रुततर, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप है। तो कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा छोटा है? ये आपका कैश मेमोरी सबसे फास्ट होता है, महंगा होता है, सबसे फास्ट होता है, सबसे छोटा है, फिर भी ये महंगा होता है कैश मेमोरी, जितना आप बढ़ाइएगा। अच्छा, सॉरी, जीयूआई का विस्तार रूप क्या है? आप जानते हैं, जीयूआई, सीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये हो जाता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हम लोगों ने आज के सारे क्वेश्चंस को देख लिया है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना यहाँ पर क्वेश्चंस कराया जा रहा है, आप इसको अगर अच्छे से सुनते हैं और इसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को एक बार दो बार अच्छे से देख लेते हैं, इसके जो भी फैक्ट है इसको ध्यान से सुनते हैं, तो आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। रहा थ्योरी का बात, तो 2-3 चैप्टर और बचा हुआ है, थ्योरी क्लास करवा दिया जाएगा, जिसमें कि इंटरनेट है, एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, तो ये सब है। थोड़ा मोड़ा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे आपको करवा दिया जाएगा। और तब पहले हम लोग यहाँ जहां तक अभी तक किए हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम तक, वहां तक के एमसीक्यू करेंगे, फिर जाकर के थ्योरी आपको करवा दिया जाएगा। कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया जाएगा, साथ ही साथ झारखंड जीके जो भी है सब कुछ करवा दिया जाएगा। और यहाँ पर हर एक एग्जाम का, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, मैथ, सबका तैयारी करवाया जाएगा बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। आप मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।